वसंत ऋतु में किस दिशा की वायु चलती है? दक्षिण दिशा। पश्चिम अनिल कर्षित है। पश्चिम की हवा किस ऋतु में? बोलो। पै से पश्चिम, पै से प्रावट। मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम। कौन? दृष्टांत। दूसरे तरीके से याद रहे। दोनों तरीके क्यों बताते पता है? कि जब दिमाग इंटेलिजेंट वाला काम नहीं करे तो मूर्ख वाला करे। दोनों में से एक दिमाग तो एक न एक टाइम पे काम करेगा ही। या तो इधर शैतान बैठा होगा या विद्वान बैठा होगा। तो विद्वान बैठा होगा तब तो तरीके से निकाल लेगा, शैतान बैठा होगा तो फिर पै से पै तो मिलाएगा। देख लो तुम, शैतान और विद्वान। वैसा आदमी दोनों ही होता है समय के अनुसार, विद्वान और शैतान, है ना। वात वृष्टि आकुल दिशा। वात वृष्टि आकुल दिशा। ऑनलाइन वालों के तो हाथ ही चलने बंद हो गए। क्या हुआ रे? अच्छा चल रहे हैं क्या? ओके। रजो धूम आकुल दिशा। रजो धूम आकुल दिशा। दोनों में है। ये कल वाली गलती कर रही है जो उसने करी थी, वैसे ही कर रही है ना। रज है, धुआं है, बारिश का है। अब तेरे को बारिश लगी थी ना कि इसमें बारिश है, तो उसने भी ऐसे ही बोला था मुझे कि मेरे को ऐसा लगा था कि बारिश आने वाली है। आने वाली में और बारिश हो रही है उसमें फर्क है ना। चलो अब एक सामंजस्य वो बता दो। 6 प्रेयर में से प्रावट बराबर 24 घंटे को 6 ऋतुओं से कोरिलेट कर रहे थे। प्रावट बराबर अपराह्न। एक युग में कितने संवत्सर? एक युग में कितने संवत्सर? 5, है ना। और कितने काष्ठा का एक मुहूर्त? ऐसा कुछ था क्या? कला का था क्या? उसका एक 20 से 1 क्या था वो? उसका एक मुहूर्त था। और कितने मुहूर्त का एक अवरात्र था? 30 मुहूर्त का एक अवरात्र। तो इससे अपन ये निकाल सकते हैं ना कि एक मुहूर्त में कितने मिनट होते हैं। 30 बराबर 24 घंटे, इसलिए 1 बराबर 24/30, या 24 को मिनटों में चेंज करके वैसे निकाल दो अगर मिनट निकालना है ना। चलो जन्मार किसने कहा? जनपदोदन से भेल ने। और शिशुद ने मरक। और उसने कारण चरक अनुसार। और शिशुद अनुसार अदृष्टकारी। ऑनलाइन वालों जल्दी जल्दी जवाब सोचा करो साथ में। तो ऑफलाइन वाले आते हैं ना तो तुम्हारे फिर जवाब तुम लिखते हो जब तक इधर मामला गड़बड़ हो जाता है। हम देख भी नहीं सकते, है ना। हाँ तुम लोग इनको तुम्हारे वाला आंसर नहीं दिखता है। नहीं हम बुक में भी नहीं देख सकते। हाँ ये बुक में भी नहीं देख सकते, इनका जो काम ज्यादा फेर है ऐसा ये मान रहे। ठीक है चलो लिखो। यंत्र, यंत्र ऐसे लिखना। 6 गुण। पहले तो ये याद रखना अपन पहले यंत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 दिन बाद में आपको यंत्र और शस्त्र में भी भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां होगी। तो यंत्र पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यंत्रों के लिए लिख रहे हैं 6 गुण, 12 दोष, 24 कर्म। और ये तो 6 का पहाड़ा हो गया, मतलब 6 का पहाड़ा क्या, 6 दूने 12, 12 दूने 24 ऐसे हो गया। ठीक है। अब इनकी कुल संख्या होती है 101। 101 ही होते हैं ना। हाँ 101 संख्या। और इनके प्रकार कौन कौन से? हाँ 6 भेद हुए, है ना।
प्रकार या भेद कितने हो गए? 6। इसकी कोई ट्रिक होती है क्या? देखो अश्विंदर अगर क्लास में होगा तो पक्का आंसर। सस्ता नाश कहाँ होता है? यूपी में। किसका? यंत्रों का। सस्ता से क्या बन जाएगा? देखो स्वास्तिक, फिर संदस, फिर ताल, फिर नाड़ी, फिर शिलाका। यूपी से क्या हो जाएगा? उप। अब ये याद रखना है कि सस्ता नाश हो किसका रहा? यंत्रों। कि 3 दिन बाद में तुम शस्त्रों का नाश करना शुरू कर दोगे। ठीक है, यूपी वाले कोई और भी तो होंगे। कोई ना कोई यूपी वाला जरूर देख रहा होगा, नहीं तो बाद में सेवड़ से देखेगा, है ना। देखो वंदना, तू यूपी की थोड़ी लड़की, तू है तो एमपी की, यूपी में पढ़ रही है बस ना। अच्छा यूपी की है क्या? वंदना मेरठ से है। हाँ रिशु है यूपी से, आगरा से। अच्छा ये भी गौरी भी यूपी से, गरिमा भी। अब बस 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 बस, गलती हो गई योगी जी, आगे लिखो। मैं तो ऐसे ही बोला है कि सस्ता नाश होता है, वैसे ही इसको वैसे मत लेना गुस्से में। यूपी वालों को भरोसा नहीं है, आजकल चुनाव हो रहा रखे वहां। लिखो 101 ये बोल रहा, देखो हस्त प्रधान है, मिला। अब मेरी बात सुनो, गाइड के अंदर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बहुत सारी गाइड है उनमें गलत। उनने क्या कर रखा है? प्रधान तम बराबर हस्त ऐसे लिख दिया, और वहां लिखा प्रधान बराबर कंक मुख ऐसे लिखा हुआ। अपन ऐसा नहीं करेंगे, चाहे प्रधान आए चाहे प्रधानतम आए, सबका आंसर क्या है? हस्त। कंक मुख कब जाएगा आंसर पता है? शल्य निर्हरण हेतु प्रधान यंत्र है, तब आंसर क्या करेंगे? कंक। इस मेरी बात को कान खोल के सुन लेना। कंक मुख आंसर केवल प्रधान या प्रधानतम में तभी होगा जब ये पूरी शल्य निर्हरण वाली बात आएगी, वरना चाहे प्रधान कहे चाहे प्रधानतम कहे, कौन जाना चाहिए? हस्त जाएगा। ठीक है, यंत्र और शस्त्र में कोई अंतर? शस्त्र शार्प होते, बिल्कुल सही है, शस्त्र शार्प होते हैं ना, और यंत्र होते हैं ब्लंट। ठीक है, चलो अब बात सुनो। 4 कोटेशन क्या लिखता है? तत्र मने शरीर बाद कराणी शल्यानि तेषाम आहरणे उपाय यंत्रण। यंत्र की परिभाषा है कि मन और शरीर में जो बाधा उत्पन्न करे उसको शल्य कहते हैं, है ना। और जो इनके आहरण उपाय है शल्यों के, अब बात को समझने की कोशिश करना। आहरण उपाय का अर्थ हुआ जो इनको निकालने के उपाय होते हैं, वो सारे क्या है? अब तुम सोचो कि कोई कांटा चुभ गया तो उसको चाकू से थोड़ी निकाल सकते हैं, उसको किससे निकालेंगे? चिमटे से निकालेंगे। तो चाकू शार्प होता है, चिमटा शार्प नहीं होता। बात समझ पा रहे हो? तो यंत्रों में और शस्त्रों में यही फर्क है कि यंत्र तो होते हैं ब्लंट और शस्त्र होते हैं शार्प। तो ये जो परिभाषा है बहुत सही है कि मन और शरीर में जो चीजें बाधा उत्पन्न करती हैं उनको शल्य कहते हैं, और इस शल्यों को निकालने के जो उपाय है वो यंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट, यंत्रों के प्रकार। आकृति भेद से यंत्र 6 प्रकार के बता रहा है, और ये वही है ट्रिक सस्ता नाश वाली।
सस्तानास यूपी में। किसका? यंत्रों का। फिर उसके बाद में इनकी संख्या, टोटल नंबर कितने? 101। अब इनमें आप देखो, स्वास्तिक होते हैं 24, संदस होते हैं 2, ताल भी होते हैं 2, नाड़ी 20, शलाका 28 और उपयंत्र होते हैं 25। ठीक, तो जो सस्तानास है उसके आगे अब नंबर भी है। स्वास्तिक, संदस, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। ये 24, ये 2, ये भी 2, ये 20, ये 28 और ये 25। टोटल कितने हो जाएंगे? 101। तो ये तो 6 टाइप्स हो गए और ये 101 टोटल हो गए। ठीक है। अब जैसे इनके नाम है वैसे इनकी शेप है। स्वास्तिक का मतलब हो गया सीजर की तरह, क्रॉस, कैंची की तरह, वो सब स्वास्तिक हो जाएंगे। अब उनका जो आगे वाला शेप है वो अलग अलग होगा, अलग अलग प्रयोजन के हिसाब से, तो उसके आधार पर ये नाम है। फिर देखो आगे क्या लिखता है, तानी प्रायसो लोहानी भवंती तत्प्रतिरूपकाणी व तदलापी। प्राय करके यंत्र किसके बनते हैं? लोहे के। लोहा अवेलेबल नहीं हो तो लोहे के समान ही अन्य चीजों से बनते। यंत्रों की बनावट के संदर्भ में कहता है, नाना प्रकाराणि व्यालानि मृग पक्षिणाम मुखेर मुखानि यंत्राणाम प्रायस्य सदृशानि। अब देखो ये लाइन कभी कभार एग्जाम में आ जाए, मान लो, तो बहुत सीधी लाइन है, इसमें घबराने जैसा कुछ है नहीं। अगर ये कोई शस्त्र होता तो उसके आगे मुंह जो है पशु पक्षी जैसा थोड़ी होता, वो तो धारदार होता। मुंह है पशु पक्षी के जैसा, इसका मतलब पकड़ने के काम लेने वाली चीज है। तो ये लाइन किसकी है? यंत्रों की। ठीक है। फिर उसके बाद में मैं तुमको कहा था यंत्रों गुण कितने होते हैं? 6। क्या कहता है? समाहितानि यंत्राणि खर्ष लक्षण मुखानि। मैंने बोला था ना ब्लंट होते हैं, तो खर मुख है, लेकिन खर होते हुए भी सलेक्शन है। बात समझ आ रही है? जैसे स्टील की वो आती है, पकड़ आती है ना, जिससे अपन कोई भी बर्तन वगैरह पकड़ते हैं। उसके अंदर आप देखना, ये जो दोनों उसके ये एरिया होते हैं उन पे लाइंस बनी होती है, लेकिन वैसे वो चिकनी होती है, पूरी जो बनी हुई होती है। तो इसका मीनिंग समझो कि ये वाला पार्ट जो पकड़ने के काम आ रहा है वो तो खर है, बाकी पूरी क्या है? सलेक्शन है। सुदृढ़ानी, सुरूपाणी, सुग्राहिणी। सुदृढ़ मतलब मजबूत है, सुरूप मतलब जैसी अपने को शेप चाहिए वैसी है, सुग्राही मतलब पकड़ने के लिए आरामदायक और कंफर्टेबल है। तो ये इसके 6 क्या हो गए? गुण। अब इनका अंगुल प्रमाण और उसकी बात करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य के यंत्र क्या लिखता है? 18 अंगुल प्रमाण के होते हैं। मिला? अब ये देखो ऐसे होते हैं, ये कैंची बन गई, ये वाला तो पकड़ने वाला अंगुलियों में पार्ट हो गया वैसे। अब यहां पर इनकी अलग अलग शेप होती है, किसी की शेप ऐसी, कोई जो होगा अलग अलग प्रयोजन के हिसाब से, कोई ऐसा। बात समझ रहे हो? स्वास्थ्य का मतलब ये होता है ना, तो स्वास्थ्य की तो बना, इसको मैं कैंची बना देता हूं, ये लो। बात समझ आ रही? तो स्वास्थ्य कितने होते हैं? 18 अंगुल प्रमाण के होते हैं। इनके आगे जानवरों के नाम लिखे हुए देखो, कहना इनसे सारे शीघ्र, सिंह, व्याघ्र वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर आगे चलोगे तो चील कौवे आ जाएंगे। मिले? अब इन्हें मजेदार बात सुनो, ये तो इनकी वैसी बात होगी। मसूर आकृति की कील से अवबद्ध होते। ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना इनका, ये मसूर की दाल जितनी इसमें कील लगी होती है, उसी के ऊपर तो ये रोटेट करती है। ठीक। मूले अंकुश वद आवृत अस्थि विदस्त शल्योद्रणार्थम उपदिश्यन्ते। मिला? और इसके मूल भाग में अंकुश के समान मुड़े हुए पकड़ने के स्थान होते हैं। ये रहे देखो, ये हो गए अंकुश के समान, हुक लाइक, है ना। और ये काम किस में आते हैं? अस्थि विद शल्योपन। अब इसका मतलब समझो, स्ट्रॉन्गेस्ट जो चीज है फंसी हुई बॉडी में, जो जिसके लिए बहुत बल की आवश्यकता होगी, वो बोन के अंदर कुछ फंस जाए वही होता है।
जैसे मान लो कोई तीर कमान था, कोई भाला था, तो अगर उधर में जाएगा तो आराम से वापस बाहर आ जाएगा। लेकिन मान लो फीमर को क्रॉस कर गया तो उसमें फंस जाएगा। तो उसके लिए अपने को स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए, और वो कौन होती है? स्वास्तिक। तो ये लाइन आती है एग्जाम में कि अस्थि जो विदस्त शल्य है उन शल्यों के उदरणार्थ उपयोगी है कौन? स्वास्तिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे देखो। अगले आपके आते हैं संदंसित। संदंस का क्या मतलब होता है? चिमटा। समझे? संदंस किसको बोलते हैं? चिमटे, जिसके आगे दंश की तरह हो। जैसे ये चिमटा ऐसे होता है ना आगे से, दंश मतलब पकड़ने वाला, है ना। अब चिमटे दो तरह के हो सकते हैं। इधर देखो, एक तो मैंने ये चिमटा बनाया, एक वायर लिया उसको मोड़ दिया, ये एक स्टील का फीता लिया उसको मोड़ दिया, ये चिमटा बन गया। समझ गए? एक चिमटा क्या होता है? दो रोड लो, ये दो रोड ले ली, इन दोनों के लास्ट वाले एंड को एक जगह जोड़ दो। आई बात समझ में? अब वो जोड़ेंगे किससे? कील से। तो एक होता है सनिग्रह और एक होता है अनिग्रह। तो ये तो अनिग्रह है, और जिसमें कील लगी हुई है वो सनिग्रह। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक्चुअली फोर शेप ही तो हुए, फोर शेप टाइप ही तो हुए। ये 16 अंगुल के होते हैं। अब ये काम क्या आते हैं? कांटा निकालने के। कैसे? त्वक, मांस, सिरा, स्नायु, इनके अंदर जो शल्य होते हैं उनको निकालने के लिए। मतलब समझे? सॉफ्ट टिश्यू में से फॉरेन बॉडी पार्टिकल को निकालने के लिए जो काम आएगा वो तो होगा संदंस, और जो स्ट्रांगली कोई शल्य फंसा हुआ बॉडी में उसको निकालने के काम आएगा वो होगा स्वास्थ्य। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि इस दीवार के अंदर एक कील फंस गई, तो जो प्लार आती है उससे पकड़ के निकालेंगे, वो भी तो एक वो स्वास्थ्य की यंत्री है। और अगर इस अंगुली के अंदर कोई कांटा चुभ जाए तो चिमटे जैसा आता है उससे पकड़ के निकालेंगे। समझ पा रहे हो? ये सॉफ्ट टिश्यू है, इसमें क्या चाहिए? संदंस, है ना। और जो स्ट्रांगली अटैच्ड है या स्ट्रांगली उसमें फंसा हुआ है तो बलपूर्वक निकालना पड़ेगा। अब चिमटा तो छोड़ देगा इसको पकड़ को, उसमें क्या उल्टा होता है ना, ऐसे क्रॉस। तो अपन उसको जितना दबाएंगे वो उतना ही उसको स्ट्रांगली पकड़ेगा। जब अपन उसको खींचेंगे तो ये वाला पोर्शन पीछे वाला दबेगा। तो अब देखो ये दूर दूर है तो ये भी दूर दूर है, ये जितना दबेगा इतनी पकड़ आगे मजबूत होती जाएगी, तो छोड़ेगा नहीं उसको। ठीक, इसलिए तो ये याद रहे कि अस्थिगत शल्य निरण में तो स्वास्तिक, और त्वक, मांस, सिरा, स्नायुगत शल्य उद्धरण में संदंस होते हैं। ठीक है। अब इसके आगे देखो वाग्भट विमर्श में क्या लिखता है। वाग्भट ने इन दो सुश्रुत वाले संदंसों के अतिरिक्त दो और संदंस माने। उन्होंने कहा एक तीसरा माना 6 अंगुल का संदंस। उसके लिए क्या लिखता है? सूक्ष्म शल्य उपपक्षमाणश्च। 6 अंगुल लंबाई का मतलब ये वही है जो कांटा निकालने का काम आता है। बात समझ आ रही? और ये क्या बोल रहा है? उपपक्षमाणश्च। आई लैशेस जो है वो कुछ लोगों के अंदर की तरफ मुड़ जाती है ना, एंट्रोपियन वाली कंडीशन, तो उसमें उनको निकालने के लिए। तो ये 6 अंगुल, अब नाम कुछ नहीं बोला, बस सूक्ष्म उपपक्ष, ये सूक्ष्म शल्य उपपक्षमाण से आपको नाम याद रखना है कि तीसरी, और कितने अंगुल की? 6। चौथा देखो मुचुंडी संदंश। क्या लिखता है? दंत रिज्जु मूले रुचक भूषण। मिला? अब इसके दो अर्थ निकालते हैं कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दांतों के अंदर कुछ फंस जाए उसको निकालने के अर्थ में, और कुछ बोल रहे रुचक भूषण। तो पहले के लोग क्या करते थे? दांतों के अंदर, दांतों के ऊपर कलाकारी करवाते थे, दांतों के अंदर आभूषण पहने जाते थे, मतलब जैसे उसके अंदर गोल्ड की रॉड डलवा देते थे, ऐसा होता था। तो रुचक भूषण, रुचक दांत, भूषण मतलब आभूषण, तो दांतों के आभूषण जो है उनको जड़ने के काम आती थी मुचुंडी संदंस। ठीक है, तो 2 एक्स्ट्रा माने किसने? वाग्भट। इसके अलावा गंभीर व्रण मासा नाम अर्मणाम शोषित। मिला? गंभीर व्रण है, मास है,
अर्म टेरेजियम को बोलते हैं। ये जो हाइपरट्रॉफी होती है अपने आई बॉल के ऊपर फ्रंट वाले पार्ट में, तो उसको क्या पकड़ के निकालते हैं, तो मुचुंडी संदस कहाँ काम आता है, वहाँ। तो 4 है वाघ बटके, एक तो 6 अंगुल का सूक्ष्म शल्य उपक्षमाणश्च और एक दूसरा वाला मुचुंडी। ये सूक्ष्म दंत ऋजु मूले रुचक भूषणम गंभीर व्रणमास नाम अर्मणम शोषित। ठीक है, नेक्स्ट देखो ताल यंत्र। ताल यंत्र क्या है देखते हैं। वो इसी पेज में ही ऊपर रिवर्स में लिखा है, सोचते हैं कि वो फोर्स क्या है। हाँ तो फोर्स तो नहीं उस पर नहीं जाना, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो आप, है ना। इसने तो उसके इमेज में फोर्स भी लिखा, देखो तो ये तो आदमी गलत है। 12वां कोटेशन ताल यंत्र। देखो ताल यंत्र क्या है, ये एक रॉड है ये वाली, है ना, और ये इसके ऊपर एक कटोरी लगा दी। अब थोड़ा ध्यान समझो, सब्जी की 2 तरह के चम्मच आते हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक आता है ऐसे वाला, समझ रहे हो ना बात को। तो ये ताल है। ताल कौन सा होगा, जिसके अंदर बीच में कटोरी लगी हुई। अब इनकी साइज का वेरिएशन हो सकता है नीड के अकॉर्डिंग। मान लो कोई ताल यंत्र तो इतना सही हो सकता है, कोई चम्मच जितना हो सकता है, कोई इससे भी छोटा, नीड तो बोलेंगे तो ताल यंत्री, है ना। अब देखो क्या कहता है, ताल यंत्रे 12 अंगुल। पहली बात तो कितने अंगुल के, 12 अंगुल। स्वास्तिक 18, संदन 16, ताल 12। मत्स्य तालु वद एके ताल द्विताल। अब मेरी बात सुनना, ये कह रहा है मछली के तालु के, मछली की तालु कहो, आदमी कहो, हाथी की कहो, कुत्ते कहो। तालु मतलब पैलेट वाला पार्ट है, और पैलेट वाला पार्ट ऐसा होता है डोम शेप का। तो एक किनारा जिसका डोम शेप होगा और पीछे रोड होगी, बात समझ रहे हो। इधर देखो, एक किनारा डोम शेप का, पीछे रोड, ये एक ताली के, एक किनारा एक रोड, दूसरी तरफ ये द्वितालिक। जिस चम्मच के दोनों तरफ चम्मच हो या जिस चम्मच के दोनों तरफ कटोरी लगी हुई है वो द्वितालिक है, और जिसके एक तरफ हो वो एक तालिक। अभी कह रहा है ये जो शेप है ना कर्व्ड वाली जो मुड़ी हुई है, ये मछली की तालू जैसी है। सबकी तालू ऐसी होती है, स्लोप तालू का यही तो होता है। काम क्या करेगी, कर्ण, नासा, नाड़ी, शल्य, नाम, आहरणार्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्ण, नासा, नाड़ी, शल्य, नाम, आहरणार्थ, डायरी में लिख लेना पक्के से। ये ताल वाले गड़बड़ करेगा। और नेक्स्ट वन, नाड़ी यंत्र। नाड़ी और शलाका में क्या फर्क है? शलाका तो शरीर के ऊपर, नाड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, है ना, खोखली संरचना। नाड़ी मतलब नली, जिससे जैसे आप समझ लो पाइप, वो सब क्या है, नाड़ी। नाड़ी का मतलब होता है नाली। तो नाली वही होती है जो चारों तरफ से कोटेड हो, बीच में से खुली हो। और शलाका मतलब होता है अंदर से पूरी ब्लैंक, मतलब वो बंद हो, मतलब सॉलिड हो अंदर से। तो फर्क देखो, देखो एक जो बना रहा हूं मैं, ये तो है नाड़ी। तो जितने भी स्कोप होते हैं, ऑटोस्कोप, जितनी भी स्कोप ही अपन पढ़ते हैं, वो सब क्या है, नाड़ी यंत्र। और एक होती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, शलाका। बात समझ आई। तो अभी अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, नाड़ी। और ये टोटल कितनी होती है, 20। अब सुनना, अनेक प्रकाराणी अनेक प्रयोजानी, एक तो मुकानी उभय तो मुकानी। अब मेरी बात सुनो, पूरी मॉडर्न की प्रैक्टिस जो है इसकी, आपकी ये स्कोपी वाली, जो रेडियोग्राफिक जिसमें अपन लेते हैं या विजुअलाइजेशन करते हैं, वो टोटली इसी पे डिपेंड है। आजकल तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होने लग गई। जितनी भी सर्जरी उन सब में लेप्रोस्कोपी होगी। क्या, एक साइड से देखते रहते हैं पाइप डाल के, और दूसरी साइड ऑपरेट होता रहता है। तो जहां पाइप डल गई वो नाड़ी यंत्र है, और नाड़ी यंत्र की मॉडिफिकेशन है। तो इसने बेचारे ने साफ साफ सही तो लिखा कि अनेक प्रकार की होती है, क्योंकि अनेक प्रयोजन वाली होती है। कई तो एक साइड से ओपन होती है, कई दोनों साइड से होती है। अब इधर देखो, ये तो हो गई एक मुख वाली नाड़ी, एक साइड और एक साइड बंद।
अब इसको वापस दोनों मुख वाली बना देते हैं, ये दोनों मुख इसके ओपन होंगे, ठीक है। तो एक तो मुखानी उभे तो। अब काम क्या थी, श्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थम, छोटा बच्चा गले में सिक्का फंस गया, समझ गए। तो जैसे ही अपन उसमें क्या करवाएंगे, कौन सा स्कोप होता है जिससे अपर जीआई को देखते हैं, अपर जीआई ट्रैक। मान लो कि उसको फंसना तो चाहिए था ट्रैकियल रूट में, पर वो ईसोफेगस में जाके फंस गया कहीं, एंडोस्कोप है ना, तो एंडोस्कोप इस देख सकते हैं। अब अगर मान लो नीचे गया ही नहीं, फेरिंग्स वाले पार्ट में पड़ा है, तो भी तो कोई ना कोई स्कोप भी काम आएगा विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये क्या लिख रहा है, श्रोतोगत शल्य, छोटा बच्चा होता है तो मान लो नाक के अंदर कुछ फंसा लिया। मैंने एक केस देख रखा ऐसा, छोटा बच्चा था, चने खा रहा था, तो चना फंसा लिया नाक में, और वो जाते टाइम तो उसने जोर लगा दिया, फिर वो स्वेलिंग आ गई। तो अब चने की साइज तो वही है, उल्टा म्यूकस आ रहा है, तो चने की साइज तो बढ़ रही है और उसका नाक सूज रहा है, समझ रहे हो। अब उसके सिक्रेशन बढ़ रहे हैं और वो परेशान हो रहा है, क्योंकि सूखा है चना, तो जितना फ्लूइड जाएगा उतना वो फूलेगा। तो श्रोतोगत शल्य निवारण के लिए क्या चाहिए, नाड़ी यंत्र। दूसरा देखो, रोग दर्शनार्थ, सारे रोग इसी से देखती है एलोपैथी। दूसरा आगे देखो, आचुषणार्थ, सक्शन पंप का नाम सुना, बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसका पूरा नेजल और ये फेरिंग्स और ये सारा कुछ सक्शन डालकर, साहब जो सक्शन के आगे लगी होती है नाड़ी तो होती, पुराने जमाने में विष चूषण के लिए काम आती थी। और क्या लिखता है, क्रिया सो कार्यार्थ चयति। अब देखो यार, इससे ज्यादा है ना सटीक बात तो कोई नहीं लिख सकता, इसको पहले से ही पता था आगे क्या क्या होने वाला है। क्रिया सो क्रिया च अर्थ का मतलब समझो। एक पेशेंट है जिसके बैलून डाल रहे हैं, बैलून समझते हो, मतलब स्टंट डाल रहे हैं, है ना, कॉर्नरी आर्टरी के अंदर। तुम उसका देखना एनिमेशन, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर जाती है, उसके अंदर 3-4 छोटे छोटे ट्यूब होती है, उसमें एक लाइट का एपरेटस होता है, एक उसमें कैमरा होता है, और एक साइड में रॉड लगी होती है जिसके ऊपर स्टंट लिपटा होता है। अब वो जैसे ही अंदर जा रहा है तो पर्टिकुलर जहाँ प्लग है वही डालना। अब देखना तो पड़ेगा ना प्लग कहाँ है। तो जो कैमरा है वो आपको बाहर दिखाता रहता है कि स्टंट कहाँ पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है, कहाँ पहुंचा। वहां जाते फिर अपन उसको स्टंट को ओपन कर देते हैं, तो वहां पे फिट हो जाता है। अब मान लो यहाँ पे स्कोप नाम की चीज इस दुनिया में होती नहीं, तो क्या अपन देख पाते, कभी नहीं। तो क्रियाओं को सही से पूरा करवाने के लिए क्या चाहिए, नाड़ी। अब ये तो मैंने तुमको कैमरे वाला बोल के बता दिया, वैसे सोचो कि क्षार कर्म कर रहे हैं और बहुत डीप फिस्टुला है, तो उसे बिना स्कोप के तो कुछ दिखेगा ही नहीं, समझ रहे हो। कि उसका ट्रैक मान लो आपने पता भी कर लिया, तो वो पूरी तरह से उसका शोधन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि शोधन के बिना हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो शोधन द्रव्य का प्रयोग करें कि वहां पर हीलिंग एजेंट का प्रयोग करें, मतलब शोधन का करें संधानीय द्रव्य का करें, ये डिसाइड करना है। तो पहले देखना पड़ेगा ना, क्षार का प्रयोग करते हैं, डीप फिस्टुला है ना, तो विजुअलाइजेशन होगा तो उस स्कोप से ही हो सकता है, क्योंकि पूरे टिश्यू को आप ओपन नहीं कर सकते। मान लो 10 सेंटीमीटर अंदर तक फिस्टुला है, तो फिर तो बहुत सारी कैविटीज ओपन हो जाएगी उससे। तो क्रिया सो, अब मैं इतनी सारी बकवास इसलिए कर रहा हूं भाई, ये आएगा एग्जाम में और तुम करोगे गलत, इसलिए श्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थम 1, रोग दर्शन 2, आचूषण 3 और क्रिया सो कार्याचयति 4, है ना। एक बात और लिखी इसमें, ये तो किसी में भी हो सकती है कि श्रोतस के द्वार के परिणाम के अनुसार इनकी भी मोटाई अलग अलग होती है। अब जो नाक देखने का उसकी मोटाई नाक जैसी, जो मूत्र मार्ग देखने का उसकी मोटाई बहुत छोटी, बात समझ पा रहे हो, जो मुख मार्ग देखने का उसकी, तो यथा मार्ग परिणाम, श्रोतस का परिणाम कितना है उसके अनुसार इनकी दीर्घता होती है, ठीक। और नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, डायरी में चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट 14वां कोटेशन, 14वें कोटेशन के अंदर यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए पड़े इसके, मतलब इसके तुम्हारे नाड़ी यंत्र के।
तो भगंदर, अर्श, व्रण, बस्ती, उत्तर बस्ती, मूत्रवर्दी, दकोदर, धूम, निरुद्ध प्रकश, निरुद्ध गुद, यंत्र, अलाम्बु, श्रृंग, यंत्राणी, च उपरिष्टांग। मिला? ये सब के सब क्या है? नाड़ी है एक तरह से। और ये कह रहा है इनका आगे वर्णन करते रहेंगे। ठीक है? इसमें आप देखना चाहो तो जैसे निरुद्ध प्रकश यंत्र बोल देगा वो, सन्निरुद्ध गुद्दी वो मतलब नाड़ी बोल देगा उसको, और ये अलाम्बु, श्रृंग, इन सब की बात ये आगे करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज शलाका। कर्ण रोग कितने होते हैं? 28। ठीक है? और एक शलाका होती है उसको बोलते हैं कर्ण शलाका। समझे बात को? ऐसे याद रखना कि जितने कर्ण रोग होते हैं उतनी क्या होती है? शलाका। क्योंकि शलाके वाले का ही काम है कर्ण रोग का। तो 28 शलाका है, 28 कर्ण रोग। अब मेरी बात सुनना, जिस तरह से नाड़ी के बहुत से काम थे वैसे ही इसके भी बहुत से काम होंगे। इसलिए लाइन क्या आती देखो, नाना प्रकाराणि नाना प्रयोज्यानि। अब मेरी बात सुनना, तुमको एक गाना गाना है, नाना नाना ना रे, नाना नाना ना रे, मतलब नाना वाला नहीं होता क्या नाड़ी, फिर कौन होता है? शलाका होता है। क्या समझे? नाना वाला ना 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 नहीं होता, ऐसे याद रखना। तो ये ना करना है, तुम हाँ मत करना, है ना? कैसे क्या याद रखोगे पता है? अनेक प्रकाराणि अनेक प्रयोजन आए तो नाड़ी है, और ये ना करे मतलब शलाका है। ठीक है? अब आगे की बात सुनो। यहां पर स्टार्टिंग में दो शलाकाओं के ग्रुप दिए हुए, कैसे कैसे सुनना मेरी बात को। 28 शलाका गिनाऊंगा मैं, और 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे यूजी में तो, और पीजी वालों को तो मिलान आएगा पक्का। इधर देखो 2 गंडूपद शलाका, 2 सर्प फणमुखी, 2 सर्पुंख मुखी, ठीक है, और 2 बडिश। ठीक है? अब कार्य इनके बाद में लिखेंगे, पहले इनके वो कर लेते हैं डिवाइडेशन। ठीक है? फिर उसके बाद में आगे देखो, इनके कार्य को एक बार छोड़ दो। मसूर दल मुख मात्रे द्वे, 2 मसूर दल मात्र मुखे। मिला? सट कार्पास कृतोर उष्णीर उष्णीर प्रमार्जन क्रिया। तो मैं 6 प्रमार्जन वाली लिख देता हूं डायरेक्ट, मेरे कोई नाम तो है नहीं ना। और ये बनी हुई किससे? कार्पस से या कपास से। फिर क्या लिखा? त्रीणी द्रावी आकृतानि खलु मुखानि क्षार औषध प्राणी धानम, त्रीणी अन्यानि जांबो वदनानि, त्रीणी शंकु वदनानि। अब सुनना, 3 द्रावी आकृति, ठीक है, और 6 होती है अग्निकर्म की, जिनको इसने पहले ही 3-3 बांटा। इधर देखना, 3 जांबोमुख और 3 शंकुवदन, ये 6 क्या है? अग्निकर्म की शलाका है। अब और नीचे आओ, आगे लिखता है नासा अर्बुदर्णम एकम। अब इसका नाम कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, नासा अर्बुदहर्णम। फिर क्या लिखा है? अंजनार्थम एकम, मिला? फिर उसके बाद में आगे देखो, मूत्र मार्ग विशोधनार्थम एकम। इनको जोड़ने दे कितनी, 2 4 6 8 10, 10 और 6 16 और 3 19 और 6 25 26 27 28। बोलो, अरे बोलो, हुई कि नहीं हुई? अब काम की बात सुनो। अब इनके कर्म याद करेंगे तो अच्छे रहेंगे। अब इधर देखते जाना, सब सॉल्व होता जाएगा। इन 4 शलाकाओं को इन्होंने एक साथ दिया है। कौन कौन सी? गंडूपद, सर्पण, सर्पण मुखी और बडिश मुखी। और इनके चारों के कार्य भी ऐषण, व्यूहन, चालन और आहरण क्रम से दिए। तो ये तो ऐषण करेगी,
ये व्यूहन करेगी, ये चालन करेगी और ये आहरण करेगी। अब सुनना, इससे रिलेटेड एक स्टोरी बता देता हूँ, तुमको याद रहेगी। बीच के अंदर 2015 में चारों शलाकाएं आई थी मिलाने के लिए, है ना। मेरे को ऐसे पता था कि जो गंडू पद्मुखी होती, मतलब कैंचो जैसी, वो प्रोब होती है, एशन का काम करती है। सर्प वाली का व्यूहन मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे पता था ऐसा कुछ होता है, पर व्यूहन है कि ऐसे आहरण है, ऐसे गड़बड़ हो गया था। फिर मेरे को एक ही बात याद रही थी, सरपुंखे चलते हैं, तो पुंखे से पंखे याद कर लिए थे मैंने, तो सर पे पंखा चलता है। आई बात समझ में। तो मैं जब बाहर आया तो मेरे एक क्लासमेट था, उसने कहा कि ये तो मैंने छोड़ दिया यार, सलाका वाला तो याद रहा ही नहीं। मैंने कहा मेरा तो ये सही है। बोल तुझे कैसे याद रहा? मैंने कहा सिर पे पंखा चलता है। फिर उसने बोला क्या? मैंने कहा सरपुंखा वाला चालन कर। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें सरपुंखा चालन कर रही थी। आ रही बात समझ में? तो तुम भी ऐसे याद रखना। अब तुमको सर्जरी वाले सर कुछ बोले कि क्या करते, बोले सर सर पे पंखा चलता है, वो कहेगा ऐसा कौन याद करा था तुम? तो सर पे पंखा चलाना है ना, याद होगी ना। बस 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 बस, फिर क्या दिक्कत। अरे तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो यार, हम तो विमूढ़ थे ना। हम तो वो थे पत्थर जिन पे रस्सी चलने से निशान पड़ते थे, फिर उन निशानों से पीछी करी हमने तो जैसे तैसे करके। तुम तो एक बार पढ़ने में याद होता है तुम सब लोगों को। तो मसूर दल बेटा पूरी होने दो, ये सारा सिलेबस फिर बात करेंगे। मसूर दल मात्र जो आज पढ़ते हैं ना वो आज याद रहता है। और आयुर्वेद को गाली मत देना, चाहे तुम जिंदगी में कोई सी पढ़ाई कर लो, हर पढ़ाई 7 दिन में भूलने लगता है। कोई भी चीज जो कंटस्ट जो काम की चीजें होती है वो सब 7 दिन में भूली जा सकती है, और बिना काम की होती है वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है ना। क्योंकि काम वाली में तो एक यूं रहता है ना, याद रखनी है, उतने आदमी ज्यादा भूलता है। मसूर दल मात्र 2। अब मेरी बात सुनो, मसूर दल वाली क्या काम करेगी? श्रोतोगत शल्य उद्रनार्थ। अब नाड़ी में देखो ऐसा कुछ दे रखा था क्या? है बात समझे? शलाका में तो स्पेसिफिक मसूर दल मात्र वाली कर रही है, नाड़ी में तो सामान्य कार्य दे रखा था उसका। फिर आगे देखो 6 कपास वाली। अब जिसके आगे कॉटन लगा है वो तो साफ सफाई करेगी, तो प्रमार्जन का मतलब साफ करना ही होता है। तो 6 कपास वाली वो क्या करती है? प्रमार्जन। फिर उसके बाद आगे देखो, इसी का ये कौन सी पता है कपास वाली, जो तुम ईयर वो नहीं लाते हो बर्ड्स क्लीन करने के लिए, वो क्या है? वो यही है प्रमार्जन वाली। अब इसने 6 प्रकार की बता दी। अब जैसे मान लो एक कान साफ करने की, एक कोई व्रण है डीप, तो पूरा उसमें रुई थोड़ी जाएगी। अगर शार्प है तो उसके आगे कॉटन लगाया और उससे साफ करने की ऐसे। अब सुनो आगे देखो क्या लिखता है। सॉरी 3 दारवी आकर। दारवी क्या होता है पता है? जो हलवा लेने का चम्मच होता है ना, वही सब्जी वाला चम्मच, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है वो, मतलब वो थोड़ा डीप ज्यादा होता है। टेंट का सामान आता है उसमें, देखना तो हलवा लेने का बड़ा सा चम्मच जैसा होता है, दाल लेने का हलवा, उसको दारवी बोलते हैं। लाइक आप इसको ऐसे समझो कि एक बड़ी सी कढ़ाई को एक बड़े हैंडल से अटैच कर दिया, तो चम्मच से थोड़ा डीप है, मतलब मेटल ज्यादा आएगा उसमें। तो क्या काम आ रहा है? क्षार औषध प्राणिदान। ध्यान से सोचो, एक फिस्टुला है, उस पर तुमको क्षार डालना है, और क्षार की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि एक बार में काम हो जाए। अब अगर तुम ताल यंत्र से डालोगे तो कम पड़ेगा, लेकिन अगर इससे डाल दोगे, ऐसी रोड जिसका आगे बड़ा सा बर्तन लगा हुआ है, तो द्रव्य आकृति वाली क्या काम करेगी? क्षार और औषध प्राणिदान का मतलब वहां तक पहुंचाना, तो क्षार औषध प्राणिदान। बात समझे? समझे तो ठीक। फिर उसके बाद आगे देखो 6 क्या कर रही है? अग्निकर। इसको तुम डिवाइड कर लो 2 में, बाकी तो इसमें याद करने जैसा कुछ है ही नहीं ना। 3 जाम्बवदन है और 3 अंकुशवदन है। और पता नहीं क्यों एग्जाम में बड़े चाव से पूछते हैं हर बार, इसमें मेरे को ऐसा कुछ पूछने जैसा लगता ही नहीं है, फिर भी पूछते हैं। 3 तो जाम्बव पोस्ट है क्या?
वदनानि, हाँ वो वही है ना, जाम्बो वदन कर दो, जाम्बो वदनानी। और 3 अंकुश, अंकुश वदनानी। ठीक है। और पता नहीं क्यों पूछते हैं। एक नासा अर्बुद शल्य निरानत। अब ये जो नासा अर्बुद शल्य वाली है ना, इसके बारे में सुनो। नाक के अंदर पॉलिप हो गए, पॉलिप समझते हो, मतलब ग्रोथ हो गई नेजल रूट के अंदर, अभी भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को ऑपरेट होता है ना। तो पॉलिप हो गए अंदर, अब एक इलाज है काट के निकालना उसका। लेकिन कोशिश करते हैं कि उसको जब निकालते टाइम पे, या जब वो बहुत छोटे हो, तब सलाखा से एक बार उसको साइड में कर दें, ताकि वो एयरवे को डिस्टर्ब करना बंद करे। अल्टीमेटली तो काटना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या लिखता है, नासा अर्बुद हरणार्थम एकम कोल अस्थि दल मात्र, बेर की गुठली जितनी। अब इमेजिन करो, बेर की गुठली का दल, कोल अस्थि दल मतलब आधी बेर की गुठली, यही जा सकती है नासा में। तो जहां नासा आ जाए वहां कोर क्या, सॉरी कोल, कोल अस्थि दल मात्र मुखम। अब अंजनार्थ वाली, अंजन की तो पूरी शालाक्य में यही चलेगी क्या, कलाय परिमंडल, मटर जितनी मोटाई, उभय तो मुकुलाग्र। बस ये तो वैसे याद हो जाएगी, इसकी लोड ही नहीं है। ये तो वहां करोगे जब अंजन पढ़ोगे। मूत्र मार्ग विशोधनी याद करो। उत्तर बस्ती, उत्तर बस्ती पढ़ी थी। उत्तर बस्ती में जो बस्ती नेत्र था वो कितना था, यही था, मालती पुष्प वृंताग्र। तो जब रूट वही है तो परिणाम भी वही होगा, मालती पुष्प वृंताग्र परिमंडल। अब बोलो, ऐसा कोई है जिसको अब भी समझ नहीं आया? अरे नेटवर्क का, सर्वर का इश्यू हो सकता है। जब ऐप के अंदर आ जाए तो उस वीडियो को जहां ब्लर हो रहा है या लिखने में दिक्कत आ रही, वहां से लिखने सुनाई तो दे रहा होगा। और वैसे भी अभी तो मैं लिख रहा हूँ, बुक वाला तो कुछ पढ़ा नहीं रहा। आज उसमें है, सर्वर में कोई इश्यू है। क्लास भी स्टार्ट करने में 4-5 बार करनी पड़ी थी। ये हो जाएगा। अरे बोलो, ये पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, जल्दी। पड़ गई ना पल्ले, बस ठीक है। अब चलते हैं आगे। उपयंत्र 16वां कोटेशन। आज वाला अब तक जो पढ़ा है वो तो मैंने याद ही करवा दिया, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे वाला वीडियो और लेगा आधे घंटे का। 16वां कोटेशन क्या लिखता है उपयंत्र में, कितने थे, 25। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इसमें कुछ चीजें जो है वो वैसे ही जब भी आप बुक पढ़ो तब उनको रीडिंग लगा लेना कि उपयंत्र होते। यूजी वालों को याद करने सारे उपयंत्र, क्योंकि तुमको लिखने 2 नंबर का पहला क्वेश्चन आएगा सर्जरी फर्स्ट का, उपयंत्रों के नाम लिखो। अब पीजी वाले सुनो, इसमें क्या क्या है देखो। अंगुली, जीवा मिला, दंत, नख, मुख, बाल मिला। और क्या लिखता है, हर्ष, अयस्कांत, शार, अग्नि, भेषज मिला। लिखो, वाघभट ने आंत्र, पाक, काल व भय, ये उपयंत्र और माने। ठीक है। बहुत से होशियार होंगे वो क्या करेंगे, इस लास्ट वाली लाइन को मार्क कर लेंगे कि लिखने की कहाँ जरूरत है, लिख की तो रखा है। सीक्वेंस अलग है उसका और जो मैंने लिखा उसका, ध्यान से देखो, ट्रिक हो जाएगी। आपका भय, आपका भय, आंत्र, पाक, काल, भय। अब सबको याद रहता है आपका भय, लेकिन किसका है ये भूल जाते हैं। तो आपका भय क्या है, वाघभट के
एक्स्ट्रा उपयंत्र है, उपयंत्र है, उपयंत्र। ठीक है, लिखो एक लाइन स्पेशल नोट डाल के लिखो, डायरी में लिख लेना पीजी वालों। सार अग्नि नख बाल, सार अग्नि नख बाल अंगुली, सार अग्नि नख बाल व अंगुली उपयंत्र व अनुशस्त्र दोनों में आते हैं। सार अग्नि नख बाल अंगुली। अब ये क्या, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे तो ये घटिया क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको, कोई कंसेप्चुअल थोड़ी है। ऐसे तुम कुछ भी पूछ लो कि दो कोई शब्द दे दिए, बोले चरक में ये किस में आते हैं, सुषुप्त में ये किस में आते हैं। अब बेसलेस क्वेश्चन है ये, लेकिन ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि कई गाइड वाले मूर्खों ने वो पेज बढ़ाने के लिए भर दी किताबें। अब पता है गाइड बुक जो होती है ना, कभी कभार बच्चों के लिए प्रॉब्लम भी गाइड बुक क्रिएट करती है। कैसे? जो क्वेश्चन बनाने के नहीं होते हैं ना, वो बन जाते हैं, और उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में फ्लोट करता है पेपर में, और उस पेपर को देख के जब पेपर बनता है तो एक बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन घूमता रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप पढ़ते 19 प्रकार के एक देशी सूत्र, तो उसमें सबसे अंत में पढ़ते हुए एक रोहिणी करके रोग होता है, तो उसमें लिखा जीवा मूल्य अवतिष्ठन्ते, ऐसा होता है। स्टार्टिंग आप शुरू करते हो उपजीवा से, उसमें लिखा है जीवा मूल्य अवतिष्ठते। अब एक नए का फर्क है बिंदी का, राम जाने मूल संहिता उसमें नए होगा या नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है, या दोनों में ही था कि दोनों में नहीं था, कि जो लिखा वो सही है ये भी नहीं मालूम। लेकिन फिर भी उस नए की लड़ाई चल रही है अभी भी, कि जीवा मूल्य अवतिष्ठन्ते आएगा तो आंसर रोहिणी जाएगा, जीवा मूल्य अवतिष्ठते आएगा तो दूसरा वाला जाएगा। वो उपजीवा ही है क्या रे, दूसरा वाला उपजीवा याद आ रहा मुझे, जीवा मूल्य अवतिष्ठते है ना, हाँ, जीवा मूल्य अवतिष्ठते उपजीवा, और जीवा मूल्य वो जीवा मूल्य अब नहीं आएगा, आगे चलो। अब इसमें देखो एक चीज और लिखी है, हर्ष। हर्ष मतलब खुशी, तो मन का शल्य जो है ना उसको हर्ष निकालेगा, और अयस्कांत होता है चुंबक, तो जो लोह के शल्य है उनको भाई पास में है ही नहीं कोई यंत्र, तो यही सब काम आएंगे। जैसे मान लो कि आंख में कचरा गिर गया, तो अब अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो फिर यूं ही करोगे, यूं करोगे, यूं करोगे, कुछ तो करोगे, अंगुली काम आई ना, तो अंगुली इसलिए उपयंत्र। चलो नेक्स्ट, अगला कोटेशन 24 कर्म। यूजी वालों 24 कर्म रट लेना। यूजी वालों के लिए मेरे पास में ऑप्शन इसलिए कम होते हैं क्योंकि इनका पेपर जो बनाते होंगे वो कुछ ही बना सकते हैं। पीजी का तो एक पैटर्न होता है ना, ऐसा तो पीजी में भी कुछ भी आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो एक लेवल होता है ना, और तुमको लिखना है, इनको तो 4 में से एक बताना है। अगर सोचा जाए ना तो कितना आसान है ना, कि 4 चीजें दी हुई है, उसमें से एक सही है, पूरी साल पढ़ते हैं और एक ही नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत तो आइडिया लगता होगा ना आदमी को, लेकिन आदमी दुनिया का हर एग्जाम इसी पैटर्न से होता है, आंसर सामने है। जिसने पहली बार इमेजिन किया होगा उसको ऐसा लगा नहीं होगा यार ये कौन सा एग्जाम का तरीका है, ये तो सब के सब सही कर देंगे, ऐसा लगा होगा ना। लगता है ना कि 4 ऑप्शन है, 25% सही होने के चांस हर ऑप्शन के, और अगर मैं 75% पढ़ाई करके आया हूं तो 100% किसी न किसी ऑप्शन को सही कर ही दूंगा। हम 75% पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, 75 करता हो तो फर्स्ट रैंक आता है, उसके भी 100 में से 100 नहीं आते हैं। तो चीजें कभी कभी लगती ईजी है पर मुश्किल होती है, लेकिन कभी कभी मुश्किल लगने वाली चीजें भी ईजी होती है। आयुर्वेद पढ़ना बहुत ईजी है सही से पढ़े तो, लेकिन हम आयुर्वेद को सुविधा अनुसार पढ़े तो गलत है ना। पास होने के लिए 1 महीना लास्ट में पढ़ लिए, फिर क्या पढ़ा। 18वां कोटेशन, यंत्रों के कार्य कितने होते हैं? 24। पीजी वाले ध्यान दें जरा एक बार, इसमें देखो कुछ लिखा हुआ है, एषण मिला,
और आहरण, ये आगे हिंदी में सही मिल जाएगा, ये तो टूटा फूटा मिल रहा है लाइन में। ये आहरण पड़ा है और हिंदी में कहीं एशन ढूंढ लेना, मिल जाएगा भैया। बाकी श्लोक में तो ये रहा। ये रहा इस श्लोक, इसमें हिंदी में। अब सुनो बात को, चरक के और सुश्रुत के शस्त्र कर्म में क्या डिफरेंस है? चरक नहीं मानता, यही बात है भाई। जो देखो इधर देखना, जो मैं बात लिख रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। चरक इसने माने 6 शस्त्र कर्म, ठीक है। यंत्र कर्म की बात नहीं कर रहा, किसकी कर रहा हूं? शस्त्र कर्म। चरक के 6 क्या नहीं मानता? एषण और आहरण, ठीक है। अब आते हैं सुश्रुत में। सुश्रुत में कितने माने? 8। और ये एषण और आहरण को मानता है, लेकिन सुश्रुत ने यंत्र कर्मों में भी किसको माना? एषण आहरण को। तो एषण और आहरण यंत्र कर्म भी है और शस्त्र कर्म भी है, सुनना। और चरक को ये बात पता थी कि यार ये शस्त्र कर्म नहीं तो यंत्र कर्म, और यंत्र कर्म ज्यादा लगते हैं ये, अगर ढंग से सोचा जाए तो। आहरण का मतलब खींच के निकालना, एषण का मतलब प्रॉप डालना। तो गंडू पद्मुखी से लगा काम है एषण, तो समझ रहे हो। और स्वास्थ्य का काम है आहरण, अस्थि का शल्य का आहरण ही तो कर रहे, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं जिसको। तो एषण आहरण चरक को ऐसा लगा कि यार शस्त्र में नहीं रखने चाहिए, इसलिए उसने नहीं रखे। सुश्रुत ने शस्त्र कर्म और यंत्र कर्म दोनों ही माना, किसको? एषण और आहरण। नाउ नेक्स्ट वन इज 20वां। अब क्या रह गए? गुण गुण पढ़ रहे हैं, क्या बच गए? दोष। अब 12 दोषों से युक्त हो सकता है एक यंत्र, मतलब कि 12 तरह के डिफेक्ट नहीं होने चाहिए जो आइडियल यंत्र होता है उसके अंदर। अति स्थूलम असारम, अति दीर्घम अति अश्वम, अग्राही विषमग्राही वक्रम शिथिलम, अति उन्नतम मृदु कीलम मृदु मुखम मृदु पाशम। 12 यंत्र दोष। यूजी वाले पूरा का पूरा रटम, ठीक है, और पूरा का पूरा लिखम। अब काम की बात सुनो, अगर कील मृदु हुई तो दोनों रोड अलग हो जाएगी, और अगर मुख मृदु हुआ तो हड्डी को खींच रहे और वही टूट गया। और पास मृदु हुआ, पास मतलब जिधर से पकड़ते, जो अंकुश वाला पार्ट था पीछे वाला, वो टूट जाएगा। तो इस लाइन से पता चल रहा है ना कि ये क्या है? यंत्र है। इसके अलावा अगर तुम और जानना चाहो तो स्टार्टिंग में लिखा अति स्थूलम असारम अति दीर्घम अति ह्रस्वम अग्राही विषमग्राही। तो यहां तक तो पकड़ने से संबंधित बात ही है, ज्यादा ऐसी भी खास बात। वक्रम शिथिलम मिला, वक्र का मतलब तो टेढ़ा मेढ़ा, शिथिल का मतलब लूज नहीं होनी चाहिए वो कील। अति उन्नत का मतलब होता है कील ज्यादा ऊपर नहीं उठी होनी चाहिए। अब ऐसा कौन सा शस्त्र होता है जिसमें कीलें लगी होती? कोई होता ही नहीं। शस्त्र तो अलग चीज होती है, वो तो काटना चीरना फाड़ना इनके काम आते हैं। तो ये सब कील से रिलेटेड बात है, इसलिए इसमें ठीक। लास्ट 21वां, आइडियल यंत्र की लंबाई कितनी बोलो? 18 थी किसकी वजह से? स्वस्तिक की। अब और आगे सुनो, दृश्यम सिंह मुख आद्यस्तु गूढ़म कंक मुख आदि भी। बात को सुनना, इधर देखो, ये एक बॉन है, ठीक है, थोड़ी बॉन जैसी बना देता हूं, नहीं तुम इसको रोड समझो। ये ऐसी बनती है अपने से बॉन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि ये भाला घुस गया, ठीक है। अब ये फंसा हुआ बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन ये इतना पार्ट बाहर दिख भी रहा है। तो इसको उस पलास से पकड़ के निकालें कि चिमटे से? चिमटा का काम ले रहे थे जहां बहुत डीप अंदर कांटे वांटे फंसे हुए थे, क्योंकि चिमटा तो आगे से ऐसा होता है ना मूर्खों, बीक जैसा,
उसका तो आगे वाला पोर्शन ही इतना बड़ा है, उसका क्रॉस वाली सीजर का तो इतना बड़ा जहां पकड़ने का ऑप्शन होगा वो यही तो होगा। समझ रहे हो बात को? स्ट्रांगली होल्ड करना है, और स्ट्रांगली होल्ड करने के लिए उस पोर्शन का बाहर होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब जो दृश्यगत शल्य है वो तो सी मुख आदि जिनके आगे की शेप है उनसे निकलेंगे। आ रही बात समझ में? और एक ऐसी सीजर है जो आगे चिमटे जैसी है, कैसी? इधर देख, जो तुमने देखी भी होगी। अभी उल्टा उल्टा हो रहा है, कैसा होगा ये? एक मिनट, ये होती है ऐसी सीजर होती है जिसमें ऊपर का स्पेस कम होता है और नीचे का स्पेस ज्यादा होता है, और ये फिर क्या थोड़ी कर्व्ड भी होती है, ऐसे ऐसे, और दोनों जब मिलती है तो बिल्कुल ऐसे बन जाती है। अब मान लो इनके आगे होल्डर लगा हुआ है, तो ये पक्षी की चोंच जैसा नहीं दिख रहा क्या? है दोनों स्वास्थ्य की, लेकिन चिमटे का इसलिए बोल रहा हूं जो आगे से संदंश आकृति का होगा वो सीजर अलग होगी। अब ये समझा क्या रहा पता है? वहां पर जब स्वास्थ्य पढ़ाए थे तब क्या बोला था कि कुछ तो पशुओं के आकृति, कुछ पक्षियों की आकृति, तो पशुओं वाले तो उनमें काम में लेंगे जिनमें बाहर से शल्य दिख रहा हो, और पक्षी वाला कंक मुख आदि वाला किसमें लेंगे? गूढ़। आई बात समझ में? पता नहीं समझ आया कि नहीं आया? आगे ना लास्ट देख लो, कंक मुखम प्रधानम स्थानिश। कंक मुख शल्य निर्णय में प्रधान है यार, बाकी तो हस्ती है। अब प्रधान होता तो फिर दृश्य वाले को निकाल लेता कंक मुख। बात समझ आ रही है? जैसे देखो इधर ये एक सीजर है, इसके आगे बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े से होल्डर लगे हुए हैं, और मान लो कि तुम्हारे अंदर यहाँ चमड़ी के नीचे तक गई और एक सुई फंस गई, अब इसे निकल थोड़ी जाएगी, नहीं निकलेगी ना। और मान लो ये चाबी फंस गई यहाँ पे और इतनी बाहर दिख रही है, तो इससे निकल जाएगी। तो दृश्य वाले तो निकलेंगे सीए मुख वाले से, और जो वो वाले हैं डीप वाले गूढ़ वाले, वो किससे निकलेंगे? कंक मुख से निकलेंगे। अरे आई बात समझ में? बोलो। आगे ना, ठीक है। फिर कल एक काम करके आना, बात समझ आ गई तो क्या करके आओगे? इधर देखो, ये श्लोक पूरा का पूरा याद करके आना, नेक्स्ट चैप्टर का। 20 प्रकार के शस्त्र होते हैं। मंडलाग्र, देखो मैं थोड़ा सा तुमको इतना सा याद करा देता हूं। मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधार, सूची, कुशपत्र। अब ये तो मैंने याद करवा दिया, ऐसे तो करूंगा और कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा तुमको बोलना है, ठीक है? तो ये याद क्या करना है? मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नखशस्त्र। तो चार तो एक साथ बोलना, मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्री को, उत्पल पत्र, अर्धधार, सूची, कुशपत्र, आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक, कुठारिका, व्रीहि मुख, आरा, वेतस, पत्रक, बडिस, दंत, शंकु, एशनी इति। ऐसे थोड़ी याद होगा, इतना करके आ जाना सूची तक। काम इससे चल जाएगा पीजी वालों का, तो यूजी वालों के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिसको 20 शस्त्र नहीं आते उसको प्रैक्टिकल में फेल कर देगा वो। ठीक है, चलो, है ना? कल मिलते हैं फिर।